संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की 5 कार्यात्मक पेटियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, स्वतंत्र कर्मियों के आवासीय क्षेत्र, उच्चतर आवासीय क्षेत्र और अभिगमन क्षेत्र। तो ये हैं सारी पेटियां। चलिए इनकी हम एक एक करके व्याख्या करते हैं। पहला देखते हैं केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। नगर के केंद्रीय भाग में स्थित कार्यात्मक क्षेत्र को केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। ये जो है इसे सीबीडी कहा गया है। बर्गेस के अनुसार केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की स्थिति अधिकांशतः नगर के मध्य में होती है, जो व्यापारिक, सामाजिक, नागरिक जीवन और यातायात का केंद्र होता है। उन्होंने इसे 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं देखते हैं। पहला है डाउनटाउन फुटकर व्यापार क्षेत्र और दूसरा है थोक व्यापार क्षेत्र। ये है सीबीडी। और यहाँ पे पहले डाउनटाउन फुटकर क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र, फिर उसके बाद थोक व्यापार क्षेत्र। सीबीडी के अंतर्गत ही 2 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं क्या है डाउनटाउन या फुटकर क्षेत्र। इसे केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के विभागीय स्टोर्स, दुकानें, बैंक, क्लब, थिएटर, होटल आदि के साथ ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रियाओं के कार्यालय स्थित होते हैं। ये जो क्षेत्र होता है पहली पेटी में सीबीडी के अंतर्गत, यहाँ पर सारे दुकान, बैंक इत्यादि सभी स्थल स्थित होते हैं और यहीं पर सभी सामाजिक, राजनीतिक जो भी क्रियाएं होती हैं यहीं पर संपन्न होती हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? थोक व्यापार क्षेत्र, होलसेल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। बर्गेस के अनुसार फुटकर व्यापार क्षेत्र के चारों ओर थोक व्यापार क्षेत्र स्थित होता है, जहां बड़े बड़े स्टोर्स, मंडियां तथा थोक व्यापार से संबंधित भवन पाए जाते हैं। इस पेटी में थोक व्यापार की प्रधानता होती है। पत्तन नगरों में पत्तन संबंधी कार्य थोक विक्रय कार्यों से मिले जुले रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो भी है होलसेल में चीजें मिलती हैं बहुत सारे। जैसे मान लीजिए बंदरगाही नगर हो गया उदाहरण स्वरूप में, तो बंदरगाह से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सभी थोक रूप में यहाँ पर पाई जाती हैं थोक व्यापार क्षेत्र में। अगली पेटी देखते हैं कौन सी है। संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन। बर्गेस ने अपने वलय सिद्धांत में केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के चारों ओर एक आवासीय अवकाश या अवनत मेखला की स्वीकार की है। इस पेटी में द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के भवन होते हैं। पहली पेटी उन्होंने बताया सीबीडी, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, फुटकर व्यापार क्षेत्र एवं होलसेल बिजनेस थोक व्यापार क्षेत्र। तो उसके बाद उन्होंने संक्रमण क्षेत्र बताया है। ठीक है। ये रहा संक्रमण क्षेत्र। इस पेटी में द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के भवन होते हैं। कहीं कहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान और हल्के उद्योग धंधे भी पाए जाते हैं। यहाँ पे द्वितीय श्रेणी के भवन भी होते हैं और हल्के फुल्के जो भी उद्योग धंधे हैं वो भी पाए जाते हैं। यहाँ उच्च किराए के भवन बहुत कम दिखाई देते हैं। यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज्यादा किराया महंगाई हो वहां पर वे मकान इस श्रेणी में नहीं पाए जाते, वो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक है। इस पेटी में कहीं कहीं मलिन पेटियां पाई जाती हैं जो निर्धनता, बीमारी, अपराध तथा पतन की प्रमुख क्षेत्र होती हैं। सामाजिक प्रदूषण की दृष्टि से यह नगर सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र होता है। ठीक है। यहाँ पर सीबीडी है, कारखाने जो भी है, यहाँ पर मुख्य व्यापारिक केंद्र है, उसके आसपास ही मलिन बस्तियां जो भी झुग्गी झोपड़ियां अपना बनाकर रहने लगते हैं इसी संक्रमण क्षेत्र में। संक्रमण और इसी वजह से यहाँ पर अपराध हो गया, बीमारी हो गया, निर्धनता, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई और ये सब नहीं होता है और निम्न आय के लोग रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये सारी सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। संक्रमण क्षेत्र की आंतरिक पेटी में सामान्यतः व्यापार और हल्के उद्योग धंधों की प्रमुखता पाई जाती है और बाह्य पेटी में निम्न तथा ह्रासोन्मुख बस्तियों का क्षेत्र होता है, जहां से उच्च वर्गीय या संपन्न लोग स्थानांतरित होकर तृतीय या चतुर्थ पेटी में चले जाते हैं। ठीक है। हल्के उद्योग धंधे पाए जाते हैं और यहाँ से उच्च वर्गीय लोग तृतीय या चतुर्थ पेटी में चले जाते हैं। तीसरा कौन सा है? हो गया स्वतंत्र कर्मियों के आवास क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मेंस होम। बर्गेस ने
अपने मॉडल में तृतीय पेटी को मुख्य रूप से कारखानों आदि में काम करने वाले व्यक्तियों का निवास स्थान माना है। इस पेटी में प्रायः द्वितीय पेटी संक्रमण क्षेत्र से स्थानांतरित होकर आए हुए लोग निवास करते हैं, जो अपने कार्यस्थल के समीप रहना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कारखाना सीबीडी जहाँ पर वहाँ पर स्थित है, और फिर द्वितीय श्रेणी से लोग जहाँ रहते हैं वहां से स्थानांतरित होकर ये लोग तृतीय पेटी में आकर रहने लगते हैं। चौथा क्या है, बेहतर आवासीय क्षेत्र, जोन ऑफ बेटर रेजिडेंसेज। इस पेटी में अधिकांशतः ऊंचे और मध्यम वर्ग के लोगों के आवासीय भवन होते हैं। इस पेटी में छोटे व्यापारियों, अधिकारियों, कार्यालय सहायकों, विक्रेताओं तथा अन्य व्यवसायों में संलग्न लोगों का निवास स्थान होता है। अधिकांश आवासीय भवन एक परिवार के लिए होते हैं। उच्च श्रेणी के कमरों वाले भवन तथा आवासीय होटल इस पेटी की विशेषताएं हैं। कुछ स्थानों पर बढ़ते महत्व वाले व्यापारिक उपकेंद्र भी पाए जाते हैं। वही है, यहाँ पर ऊंचे और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ पर किराया भी बहुत ज़्यादा होता है और बेहतर आवास की सुविधाएं होती हैं। यहाँ पर प्रदूषण की स्थिति कम पाई जाती है। जैसे यहाँ पर अधिकारी हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, ये सारे लोग या बिजनेसमैन हो गए, यहाँ पर निवास करते हैं। इनके मकान यहाँ पर होते हैं और मुख्यतः एक परिवार, सिंगल फैमिली के लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर अब जब बहुत सारे लोग रहेंगे तो व्यापारिक उपकेंद्र भी, जो आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं तो उपकेंद्र भी, व्यापारिक उपकेंद्र भी विकसित होने लगते हैं, क्योंकि सीबीडी क्षेत्र से ये थोड़ा दूर पड़ जाता है, इसलिए उपकेंद्र भी विकास करने लगते हैं। पांचवा देखते हैं, अभिगमन क्षेत्र, कम्यूटर्स जोन। नगर की सीमा के बाहर स्थित उस पेटी को अभिगमन पेटी कहा जाता है, जहां से लोग नगर में कार्य करने या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगर में प्रतिदिन आते हैं और पुनः लौट जाते हैं। पांचवी पेटी की विशेषता है कि यहाँ से लोग नगर में आते हैं कार्य करने के लिए और शाम होते ही अपने घर वापस लौट जाते हैं। ठीक है, इस पेटी में प्रमुख यातायात मार्गों के सहारे कहीं उच्च श्रेणी के आवासीय भवन स्थित होते हैं, कहीं कहीं आवासीय उपनगर इस पेटी में पाए जाते हैं, जहां से लोग प्रतिदिन कार्य करने के नगर को जाते हैं और विश्राम हेतु तो पुनः अपने घर को वापस हो जाते हैं। ठीक है, बर्गेस के अनुसार विभिन्न संकेंद्रीय कटिबंधों की स्थिति स्थायी या स्थिर नहीं होती है, बल्कि नगर के विकास के साथ साथ इन पेटियों का भी बाहर की ओर विस्तार होता रहता है। जैसा कि बर्गेस महोदय ने बताया है, सारी पेटियों को बताया है, उनकी अवस्थिति जो है स्थायी नहीं होती है। वो विकास, जैसे जैसे नगर विकास करेगा वैसे वैसे ये पेटियां खिसकती जाएंगी। ठीक है, परिणाम स्वरूप ये कार्यात्मक पेटियां बाहर की ओर क्रमशः सरकती या खिसकती जाती हैं। अब देखिए सिद्धांत का, 5 पेटियां तो कंप्लीट हो गई, अब सिद्धांत का मूल्यांकन देखते हैं। संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का मूल्यांकन देखते हैं। अब ये क्या है, बर्गेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की गई है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेवी एम.आर. डेवी ने एम.आर. डेवी इस सिद्धांत के प्रमुख आलोचक हैं। उन्होंने न्यू हेवन के भूमि उपयोग का मानचित्र बनाया और नगर में विविध सामाजिक वर्गों के वितरण का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि न्यू हेवन या अन्य नगरों पर संकेंद्रीय वलय सिद्धांत प्रयुक्त नहीं होता है। इन्होंने सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की है। जो बर्गेस महोदय, उन्होंने अपने सर्वेक्षण का आधार बनाया था शिकागो नगर को, और इन्होंने न्यू हेवन के आधार पर आलोचना के बिंदु बनाए हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1, विश्व के अधिकांश नगरों में कार्यात्मक क्षेत्र संकेंद्रीय मेखला के रूप में नहीं पाए जाते हैं। डेवी के अनुसार नगरों के विकास क्रम में कोई सार्वभौमिक प्रतिरूप नहीं पाया जाता जिसे आदर्श प्रतिरूप माना जा सके। जैसा कि बर्गेस महोदय ने बताया कि केवल जो है संकेंद्रीय वलय ही पाए जाते हैं, जबकि व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो कार्यात्मक क्षेत्र संकेंद्रीय वलय के रूप में नहीं पाए जाते हैं। नंबर 2, डेवी के अनुसार नगरों के केंद्रीय व्यापार क्षेत्र की आकृति प्रायः अनियमित और अक्रमिक होती है।
यह वृत्ताकार की अपेक्षा वर्गाकार या आयताकार होती हैं। ठीक है। जैसा कि बर्गेस महोदय ने बताया कि केवल संकेंद्रीय रूप में ही पाए जाते हैं वो, और उनकी आकृति जो भी है फिक्स है, जबकि व्यवहारिक रूप में अनियमित और उनके क्रम में भी परिवर्तन होता रहता है और वृत्ताकार की अपेक्षा वर्गाकार या आयताकार होती है। नंबर 3, जैसा कि बर्गेस महोदय ने बताया कि विभिन्न संकेंद्रीय पेटियां नगरीय विकास के साथ साथ क्रमशः बाहर की ओर स्थानांतरित होती हैं, किंतु उनका अनुक्रम बना रहता है। जबकि डेवी महोदय ने क्या आलोचना की है, व्यवहार में सड़कों तथा भवनों का स्थानांतरण आसान नहीं होता। कोई भी कार्यात्मक क्षेत्र, मुख्यतः सांस्कृतिक क्षेत्र, अपनी पुरानी स्थिति का परित्याग नहीं करना चाहता। ये अवरोधक सिद्धांत को विकृत बनाने में सहायक होते हैं। जैसा कि बर्गेस महोदय ने बताया कि पूरी की पूरी पेटियां जो हैं वो बाहर की ओर खिसकती जाती हैं, जबकि व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। जो पुराने मकान हैं या पुराने सांस्कृतिक स्थल हैं वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करना चाहते, इसलिए ये सिद्धांत यहाँ पर आलोचना का पात्र बनता है। चौथा नंबर देखते हैं, थोक विक्रय के क्षेत्र अधिकांशतः केंद्रीय उतारने और चढ़ाने की अधिक सुविधा उपलब्ध होती है। इसी प्रकार कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति प्रमुख परिवहन मार्गों के निकट पाई जाती है, न कि संकेंद्रीय पेटी में। बर्गेस महोदय ने सब कुछ जो है संकेंद्रीय पेटी के रूप में ही बता दिया है, जबकि व्यवहारिक रूप में जो औद्योगिक कारखाने हैं ये सारे क्षेत्र परिवहन मार्गों के पास पाए जाते हैं, ना कि संकेंद्रीय पेटी के रूप में। ठीक है। 5वां नंबर देखते हैं, बर्गेस ने अपने सिद्धांत में आधुनिक वृहत उद्योग धंधों के लिए कोई स्थान नहीं दिया है, केवल लघु उद्योग धंधों की ओर ही संकेत किया है। नगर की प्रमुख क्रिया होते हुए भी वृहत उद्योगों की अवहेलना आलोचना का प्रमुख बिंदु है। बर्गेस महोदय ने जो केवल छोटे छोटे उद्योगों को ही बताया है, जबकि बड़े उद्योग कहाँ किस पेटी में स्थापित होंगे इनकी कोई चर्चा नहीं की है, जिसकी वजह से आलोचना होती है। नंबर 6, निम्न श्रेणी के आवास प्रायः औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों के समीप पाए जाते हैं और मध्यम तथा उच्च श्रेणी के आवास सामान्यतः नगर के विभिन्न भागों में बिखरे रूप में मिलते हैं। इस प्रकार आवासीय क्षेत्रों के लिए संकेंद्रीय पेटी की अवधारणा सत्य प्रतीत नहीं होती है। जैसा कि बर्गेस महोदय ने बताया है कि जो मध्यम और उच्च श्रेणी के आवास हैं वो केवल तृतीय एवं चतुर्थ पेटी में मिलते हैं, जबकि व्यवहारिक रूप में वो सभी पेटियों में बिखरे रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद नगर के विकासात्मक स्वरूप को समझने के लिए संकेंद्रीय वलय सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस सिद्धांत के समर्थन में क्वीन महोदय ने निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आलोचनाएं तो हैं लेकिन इनका इस सिद्धांत का महत्व भी है, तो देखते हैं महत्व के बिंदु। नंबर 1, फुटकर व्यापार क्षेत्र नगर के केंद्र या हृदय प्रदेश में स्थित होते हैं और प्रदूषण युक्त क्षेत्रों का विकास इसी के पास होता है। सामान्यतः निर्धन लोगों के आवासीय क्षेत्र की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के समीप और उससे संलग्न होती है तथा उच्चतर आवासीय क्षेत्र बाहर की ओर अपेक्षाकृत दूरी पर पाए जाते हैं। बर्गेस महोदय ने जैसा कि बताया, जो फुटकर व्यापार क्षेत्र हैं वो केंद्र या हृदय प्रदेश में स्थित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। और निर्धन लोगों के आवासीय क्षेत्र जो सीबीडी के पास होते हैं, क्योंकि उनको जल्दी काम में आना होता है या बहुत अच्छे मकान नहीं ले पाते तो वहीं पर वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। जबकि जो पैसे वाले लोग होते हैं उच्चतर आवासीय क्षेत्र में वो बाहर की ओर जहाँ प्रदूषण कम होता है, शांत वातावरण होता है, वहां पर उनके मकान होते हैं। दूसरा देखते हैं, नगरीय प्रवणता के अध्ययनों से प्रमुख फुटकर व्यापार क्षेत्र के चारों ओर संकेंद्रीय नगरीय संरचना की संभावना का ही संकेत मिलता है। विभिन्न नगरों के असामाजिक आंकड़ों के मानचित्र भी समान तथ्य का ही समर्थन करते हैं। यद्यपि स्थानीय असमानताएं संकेंद्रीय पेटियों की समरूपता का खंडन करती हैं, फिर भी अधिकांश नगर कम से कम स्थूल रूप में बर्गेस के
नगर प्रतिरूप को मान्यता प्रदान करते हैं। ठीक है, नंबर तीसरा देखते हैं। संकेंद्रीय पेटियों के सीमांकन के आधार के रूप में केंद्र से साधारण रैखिक दूरी मात्र का प्रयोग करना सही नहीं है। इस दिशा में सही परिणाम तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि संकेंद्रीय पेटियां यात्रा समय पर आधारित हों। उल्लेखनीय है कि बर्गेस का सिद्धांत काफी पुरानी अमेरिकी दशाओं पर आधारित है। इसमें से कुछ दशाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। जैसे जैसे समय बदलता गया, परिवहन के साधनों आदि जो भी सुख सुविधाएं बढ़ती गई और नगरों के प्रारूप आकार की आदि में परिवर्तन होता गया। इसीलिए इस सिद्धांत में संशोधन की आवश्यकता है। क्या है? बढ़ते हुए परिवहन के साधनों, बदलते हुए नगरीय भूमि उपयोग तथा नगर के त्रिविमीय विस्तार से संकेंद्रीय वलय सिद्धांत की उपादेयता अवश्य कम करती है। इसलिए बदलते परिवेश में इस सिद्धांत में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि यह सिद्धांत नगरीय विस्तार प्रक्रिया के अपेक्षाकृत अधिक निकट है। ठीक है, सिद्धांत तो सही है, आधार सही है, किंतु वर्तमान समय के साथ साथ इसमें संशोधन होना चाहिए। देखते हैं अगला पॉइंट, बर्गेस और वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत की तुलना। अगर मान लीजिए तुलनात्मक रूप में पूछा जाए तो तुलनात्मक बिंदु क्या होंगे, देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। बर्गेस ने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत जबकि वॉन थ्यूनेन ने कृषि अवस्थितीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। दोनों सिद्धांतों के तुलनात्मक बिंदु निम्नलिखित हैं। दोनों ने ही अपने सिद्धांत पे वलयों का प्रयोग किया है। ठीक है, वॉन थ्यूनेन ने भी इस प्रकार की कृषि पेटियां बताई हैं और बर्गेस ने ये संकेंद्रीय वलय पेटियां बताई हैं। देखते हैं नंबर 1, वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत नगर से बाहर स्थित संलग्न क्षेत्रों के लिए, जबकि बर्गेस का सिद्धांत स्वयं आंतरिक संरचना पर लागू होता है। उन्होंने पहले जो वॉन थ्यूनेन है, उन्होंने पहले यहाँ पर नगर बताया, उसके बाद कृषि पेटियों को बताया है, और जबकि बर्गेस ने इसी नगर में पेटियां बताई, यानी आंतरिक संरचना बताई है। नंबर 2, वॉन थ्यूनेन का उद्देश्य कृषि भूमि उपयोग के प्रतिरूप को समझाना था, जबकि बर्गेस का सिद्धांत नगर के कार्यात्मक क्षेत्रों भूमि उपयोग के माध्यम से नगर विस्तार की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। ठीक है, कृषि भूमि उपयोग किस प्रकार किया जाए, कौन सी पेटी में क्या उगाया जाए, उसके बारे में वॉन थ्यूनेन ने बताया, जबकि कार्यात्मक क्षेत्रों, कहाँ कौन से कार्यात्मक क्षेत्र स्थित होंगे नगर में, ये बर्गेस ने बताया। नंबर 3, वॉन थ्यूनेन की योजना में विभिन्न कटिबंधों के बाह्य विस्तार की चर्चा नहीं की गई है, जबकि बर्गेस ने बाह्य विस्तार को नगरीय विकास की प्रमुख प्रक्रिया माना है। वहाँ पे जो वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत है उसमें कटिबंध जो है बाह्य विस्तार नहीं बताया गया कि उनका विस्तार भी होता है, जबकि नगरीय विकास में विस्तार बताया गया है। तो चलिए ये सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सिद्धांत त्रिज्यखंड सिद्धांत के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।